हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे अपना पार्ट 2 चैप्टर यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स का, जो क्लास 11th स्टूडेंट्स। और इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा जा कर के। इसके बाद फिर अब ये पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 तक हमने सप्लीमेंट्री यूनिट से ख़त्म किया था और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ और टाइम। इन 3 में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और हमारे 11th क्लास में मेन मैकेनिकल का ही है। तो MLT ये 3 हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं और इसीलिए हम अभी इन तीनों का मेज़रमेंट देखेंगे। ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ के लिए मेज़रमेंट, लेंथ को मेज़र करने के कुछ मेथड्स। ठीक है, पहले तो कुछ डायरेक्ट मेथड्स देख लेते हैं। लेंथ को मेज़र करने के लिए हम लोग मीटर स्केल का यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, ये हैं डायरेक्ट मेथड्स। मतलब ये डिवाइस हैं, इंस्ट्रूमेंट है और इससे हम यूज़ करके आसानी से किसी भी चीज़ की लेंथ निकाल सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है इनडायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करना डायरेक्ट मेथड है कि हमने उठाया अपना इंस्ट्रूमेंट और उससे जैसा जो प्रोसेस था हमने मेज़र कर लिया। लेकिन आपको ये इनडायरेक्ट मेथड्स में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स क्या हैं। ठीक है, पहले देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट मेथड है ये किसके लिए है? लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए। ठीक है, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस है। अगर मान लीजिए आपको प्लैनेट, ठीक है, आपको यहाँ से अर्थ से जुपिटर तक की डिस्टेंस अगर मेज़र करनी है तो आपके पास कोई ऐसा स्केल तो है नहीं कि आप यहाँ से मीटर स्केल अपना स्केल लगाएंगे और यहाँ से जुपिटर तक की दूरी नाप लेंगे। तो इसके नापने के लिए हमारे पास एक इनडायरेक्ट मेथड है। अब वो इनडायरेक्ट मेथड है पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो है वो है पैरेलैक्स मेथड। अब ये पैरेलैक्स मेथड किस लिए यूज़ होता है? फॉर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, है ना। अब ये पैरेलैक्स मेथड क्या है? अब ये पैरेलैक्स मेथड जानने के लिए आपको पहले जानना होगा कि ये पैरेलैक्स क्या है ना। पैरेलैक्स क्या है? आप अपने सामने कोई एक पेन रखिए। ठीक है, आप अगर अपनी आँखों के सामने, ये मान लीजिए आपकी आँखें हैं, ये मान लीजिए आपकी अगर आँखें हैं और इसके सामने आप कोई एक पेन रखते हैं, ठीक है, ये कोई पेन रखते हैं, तो आप अगर अपनी एक आँख को क्लोज़ करेंगे और एक आँख से देखेंगे तो ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड चेंज दिखेगा। मान लीजिए ये फ्लावर बना है, ठीक है, तो आपने और इधर ये और कोई डिज़ाइन बनी है इधर, ठीक है, तो आप जब अपनी एक ये लेफ़्ट आई क्लोज़ करेंगे और राइट आई से देखेंगे तो आपको दूसरा बैकग्राउंड दिखेगा, आपको ये फ्लावर का बैकग्राउंड हो सकता है दिखे। और वहीं जब आप और दूसरी बार अपनी ये राइट आई क्लोज़ करते हैं और अपनी लेफ़्ट आई को ओपन करते हैं तो आपको दूसरा बैकग्राउंड दिखे कि आप अपनी आँखों के सामने मान लीजिए पेन या कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, है ना। तो एक आँख को जब क्लोज़ करके देखते हैं तो आपको दूसरा पीछे का बैकग्राउंड दूसरा दिखता है और वहीं जब दूसरी आँख से देखते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड। अब ये पैरेलैक्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं दूर की लार्ज डिस्टेंसेस मेज़र करने के लिए, ये देखते हैं। डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ये है हमारा डायग्राम। ठीक है, ये एस है जो, है ना, ये एस एक स्टार है। ठीक है, स्टार मान लीजिए, कोई प्लेनेट मान लीजिए, कोई सैटेलाइट है, कोई भी चीज़, ठीक है, जिसकी आपको दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, आपको इसकी मान लीजिए ये आप अपनी पृथ्वी में खड़े हैं, ठीक है, ये आपका ए और बी, ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी ये अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है और इसी में हमने ये हमारी एक आँख है और ये हमारी दूसरी आँख है। तो जो जहाँ हमारी पहली आँख है उसको मान लिया ए और जो दूसरी आँख है उसको हमने मान लिया बी। ठीक है, तो दोनों आँख से हम देखते हैं और हमें डिस्टेंस किसकी निकालनी है? एस की, स्टार की। ठीक है, प्लैनेट या कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ से ऑब्ज़र्व करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिस। ठीक है,
अब इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपके जो दो पॉइंट्स होते हैं ऑब्जर्वेशन के, आप जहाँ से देख रहे हैं, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टार को, जिसकी आपको डिस्टेंस निकालनी है, स्टार हो चाहे प्लैनेट हो चाहे सैटेलाइट हो, कोई भी चीज़ हो जिससे आपको डिस्टेंस निकालनी है ना, तो उसको जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वही ऑब्जर्वेशन के बीच के दो पॉइंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस। अब आप यहाँ अर्थ में खड़े हैं और आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो एक आप यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और दूसरा आप यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, है ना। एक बार यहाँ से आप देख रहे हैं स्टार को और दूसरी बार यहाँ से देख रहे हैं स्टार को, तो जो दो पॉइंट्स होते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन के बीच में, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बेसिस, है ना। स्मॉल बी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिस समझ में आ गया, ठीक है। अब ये स्टार है ना, स्टार है, और स्टार की ये जो डिस्टेंस हो गई, है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। हमें यही तो डिस्टेंस ही तो निकालनी है। एक बार यहाँ से देखा, है ना, एक बार यहाँ से देखा तो एस, ठीक है, एक बार यहाँ से स्टार को देखा तो इसकी डिस्टेंस कैपिटल डी थी। फिर यहाँ से देखा तो भी डिस्टेंस तो उतनी रहेगी ना, जितनी यहाँ से रहेगी उतनी यहाँ से भी रहेगी, तो कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार है, तो इसको एक बड़ा सा सर्कल मान लीजिए, है ना, इसको एक बड़ा सा सर्कल मान लीजिए, ठीक है। ये स्टार है, ये सर्कल का सेंटर है और ये बड़ा सा सर्कल है, तो ये बताइए सेंटर से इसकी दूरी भी उतनी होगी और इस इधर की दूरी भी उतनी होगी, रेडियस, है ना। सर्कल में आपने पढ़ा तो है ना ये कि 1 मिनट, ठीक है, सर्कल आप जब बनाते हैं तो ये सर्कल हो गया, है ना, और ये बीच में हो गया आपका ये सेंटर, या जो हमने स्टार प्लैनेट या जो भी चीज़ हमने यहाँ पर स्टार को लिया है, तो ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा प्लैनेट अर्थ, है ना, ये हमारा प्लैनेट अर्थ। तो यहाँ पर हम यहाँ से हम दो जगह से देख रहे हैं, एक बार यहाँ से देख रहे हैं, एक बार यहाँ से देख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग ए मान लिया और जो दूसरा ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है उसको बी मान लिया। तो जो दोनों ऑब्जर्वेशन के बीच की डिस्टेंस होगी इसको हम लोग बोलते हैं बेसिस और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से। और अब ये स्टार है, इसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया है, और ये आपके लिए रेडियस है ना, ये डिस्टेंस। अब आप चाहे यहाँ से ऑब्जर्व करें चाहे यहाँ से ऑब्जर्व करें, ये आपके लिए रेडियस है और रेडियस समान होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब आपकी यहाँ की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी, ये और ये दोनों बराबर होंगी, है ना, ये दोनों बराबर होंगी। तो इसको भी कैपिटल डी लिख दिया और इसको भी कैपिटल डी लिख दिया। आप समझ में आया आपको? और भी तेरा, इसको हटा दें, ठीक। और अब ये बताइए कि बीच में एस को जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, तो बीच में एक एंगल भी तो बनेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया आपको? ओके, तो अब इससे फॉर्मूला एक बनता है, ठीक है। इससे फॉर्मूला क्या बनता है कि जो डिस्टेंस आपको निकालनी है ना, डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू बी बाई थीटा, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू बेसिस अपॉन थीटा। ये जो पैरेलैक्स एंगल है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू बेसिस अपॉन थीटा या पैरेलैक्स एंगल। एक बार फिर से फॉर्मूला सुन लीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू बेसिस अपॉन पैरेलैक्स एंगल, ये है आपका फॉर्मूला और ये आपको याद करना है, ठीक है। आपने सप्लीमेंट्री यूनिट्स में जब सर्कल पढ़ा था तो प्लेन एंगल में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, याद है ना आपको? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये देखिए थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। मतलब जो एंगल बना था आपका ये था थीटा, ये एंगल बना था, ऐसा ही कुछ कुछ मैच हो रहा है ना उससे। और ये जो आर्क था, आर्क, ठीक है, एल, ये ऊपर और फिर नीचे रेडियस, है ना, नीचे रेडियस। और अब एक बार इसको देखिए,
डी, है ना, डी इज इक्वल टू बी बेसिस, बी अपॉन नीचे पैरेलैक्स एंगल, कुछ कुछ मैच दिख रहा है। और इसको हम लोग डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा को हम लोग बी इज इक्वल टू डी थीटा लिख सकते हैं। किताबों में आपकी हो सकता है ये डी को एस से रिप्रेजेंट किया हो और इसको सी नाम दिया हो, तो आप नाम कोई भी दें, आपको मेन कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो आपका मेन फार्मूला ये है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर बी क्या है, बेसिस, बेसिस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन ए है, दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है बी, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिस। और इसके बाद आपको पैरेलैक्स एंगल पता है कि जो रेडियस है या डिस्टेंस जो हमें निकालनी है उसके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। और ये आपकी डिस्टेंस क्या हो गई, ये जो ए पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं और बी पॉइंट से जो हम लोग इसको देख रहे हैं, तो इसके बीच की डिस्टेंस जो हमको निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दूर की डिस्टेंसेस को निकालते हैं, कैसे, पैरेलैक्स मेथड के थ्रू। एक चीज़ ये देख लीजिए, मैंने आपको जब सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ाया था तो उस टाइम पे आपको मैंने रेडियन का फॉर्मूला और प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन है और इसका रिलेशन क्या है डिग्री विद द डिग्री, ठीक है, रेडियन का फॉर्मूला ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि क्वेश्चन में आपको ये जो एंगल है, ठीक है, आपको जो एंगल है वो मिनट में, ठीक है, सेकंड में या डिग्री में दिया जाएगा और आपको इसे कन्वर्ट करना होगा किस में, आपको इसे कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। रेडियन में क्यों, क्योंकि रेडियन ही प्लेन एंगल की एसआई यूनिट है। अभी तक हम लोग डिग्री में काम चला रहे थे, लेकिन अभी हमें रेडियन भी पढ़ना होगा क्योंकि प्लेन एंगल की एसआई यूनिट रेडियन है। तो मैंने आपको ये बताया था इतनी बात। तो यही आपका ये जो पैरेलैक्स एंगल है तो ये भी एक टाइप का प्लेन एंगल है। तो ठीक है, ये अगर आपका प्लेन एंगल है तो इसमें भी आपको एंगल चाहे मिनट में दिया गया हो, चाहे सेकंड में, और चाहे डिग्री में दिया गया हो, आपको उसे कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में, और तभी आप उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो पैरेलैक्स मेथड में मेन दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स पर क्वेश्चंस बनते हैं। या तो वो डायरेक्टली आपसे डिस्टेंस निकालने को बोल देंगे, ठीक है। अभी जो हमने फॉर्मूला पैरेलैक्स मेथड पढ़ा, ठीक है, पैरेलैक्स फार्मूला जो पढ़ा, तो उसमें वो आपको डायरेक्टली फार्मूले से डिस्टेंस निकालने को बोल देंगे। जैसे डिस्टेंस, मून की डिस्टेंस निकालनी है हमें अर्थ से, तो कुछ नहीं, ये है हमारा मून, एम से हमने डिनोट कर दिया, और इसके बाद एम को सेंटर मान के हमने एक बड़ा सा सर्कल लिया, ठीक है, बड़ा सा सर्कल लिया। और इसके बाद ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है हमारी अर्थ, और हम यहाँ अर्थ से ही, ठीक है, अर्थ से ही हम ये देख रहे हैं। अब बेसिस क्या होगा हमारा, अब बेसिस होगा हमारा, बेसिस हमारा ये हो गया, है ना, ये हो गया। ये देखिए, ये है तो एक सर्कल का ही पार्ट, जो ये हमारा बेसिस है ये हमारा एक्चुअली है सर्कल का पार्ट, लेकिन ये सर्कल इतना बड़ा है, ये सर्कल इतना बड़ा है कि इसका ये जो पार्ट होने के बाद भी ये स्ट्रेट इतना ही, लगभग स्ट्रेट जैसा ही है। मान लीजिए कोई बड़ा सा सर्कल है, ठीक है, ये अगर कोई बड़ा सा सर्कल है तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये तो आपको स्ट्रेट जैसा ही दिखेगा ना। ये जितना ये पिंक का सर्कल है और इसमें जो येलो पार्ट है ये पूछा जाए तो ये आपको स्ट्रेट ही लगेगा, है ना। तो इसी तरह इस सर्कल इसमें इतना बड़ा होता है, ठीक है, और ये एक्चुअली में जो बेसिस होता है ये है तो सर्कल का ही सर्कल का पार्ट एक हिसाब से, लेकिन ये सर्कल इतना बड़ा है जो हमने अज्यूम किया है सर्कल, ठीक है, मून को सेंटर मान के, तो उसके हिसाब से ये बहुत हमें स्ट्रेट जैसा ही मिलेगा, ठीक है। अब हमें डायरेक्टली फार्मूला रख देना है जो अभी हमने पैरेलैक्स मेथड में याद किया है, क्या, डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। अब इसमें डी हमें निकालना है और बी हमें पता है बेसिस क्वेश्चन में दिया जाएगा, और पैरेलैक्स एंगल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, लेकिन
या तो डिग्री में, या तो मिनट में, या तो सेकंड में। अब ये मिनट, एंगल ऑफ मिनट क्या है, एंगल ऑफ सेकंड क्या है, ये टाइम वाला मिनट सेकंड नहीं है, एंगल वाला है। ठीक है, ये पार्ट 1 में आपको बताया था, है ना। अब इसके बाद तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे डिस्टेंस निकालने के लिए अगर बोलते हैं। अब दूसरा जो मेन कंसेप्ट ये लोग यूज़ करते हैं वो डायमीटर निकालने के लिए बोलते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने डायमीटर मून की, अब डायमीटर निकालनी है। अभी हमने क्या निकाली, मून की अर्थ से डिस्टेंस, अब मून की हमें डायमीटर निकालनी है। तो अब डायमीटर कैसे निकालेंगे, है ना, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस वाला समझ में आ गया ना। ठीक, तो अब हमें डायमीटर निकालनी है मून की। डायमीटर मतलब बेसिस निकालना है हमें मून का। ठीक है, बेसिस निकालना है। और एंगल और डी हमें पता होगा भाई, फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। और इसमें उसमें आपको डी निकालना था, इसमें आपको बी निकालना है। ठीक है, डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून ये बी तो ही होगा, रुकिए डायग्राम से समझाते हैं आपको। ठीक, ये इस बार, ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया, ये मून, इसकी हमें निकालना है डायमीटर। ठीक, ये हो गई डायमीटर। ये हमारा अर्थ है ना, और मून से 2 पॉइंट से देखा जा रहा है। ठीक है, मून से देखा जा रहा है, तो ये सर्कल, ये हमारा अर्थ का जो पॉइंट हो गया, ये हो गया सेंटर, है ना। तो अब हमें निकालना है, ये फॉर्मूला हमें पता है, डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। बेसिस कुछ नहीं है, ये डायमीटर है जो हमें निकालना है मून की, तो ये बेसिस ही है। ठीक है, मतलब इस पर हमको बेसिस निकालना है। क्वेश्चन में डी दिया गया है, और एंगल, फिर से एंगल हमें दिया जाएगा किस में, या तो मिनट में, एंगल ऑफ मिनट, या तो एंगल ऑफ सेकेंड, या तो डिग्री में। डिग्री ऑफ मिनट, डिग्री ऑफ सेकंड में दिया जाएगा, उसको हमें चेंज करना होगा किसमें, रेडियन में। रेडियन में चेंज करके हमें फिर रखना होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चन का, तो निकल आएगा ना, डायमीटर मून का क्या है, बेसिस ही डायमीटर है, और डी आपको दिया जाएगा, बेसिस ही डायमीटर है, थीटा आपको मिनट या सेकंड में दिया जाएगा, उसको आपको रेडियन में बदलना होगा। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको पैरेलैक्स एंगल जो है वो एंगल ऑफ मिनट, एंगल ऑफ सेकेंड या डिग्री में दिया जाएगा, और आपको उसे रेडियन में बदलना होगा, क्योंकि प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन। ठीक है, ये रेडियन का सिंबल। ओके, ये पार्ट 1 देख लीजिएगा एक बार, इसीलिए कह रहे हैं कुछ भी बिना आप पार्ट 1 पढ़े पार्ट 2 समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी में ही ये क्वेश्चन दिया गया है ना, आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बस इसमें सन की जगह हमें क्या करना है, हम मून का डायमीटर निकाल रहे हैं। ठीक, तो मून का डायमीटर निकालना है, एनसीईआरटी में ये सेम यही क्वेश्चन है, बस मून की जगह क्या है, सन। तो हमने सन की जगह मून कर दिया, और देखते हैं, द मून एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1920। ये जो एंगुलर डायमीटर वर्ड है ना, ये एंगुलर डायमीटर आपका पैरेलैक्स एंगल है। ठीक है, ये आपका थीटा है, थीटा है ये जो दिया गया है आपको, ये एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920, सेकेंड का सिंबल है ना। अब इतना तो आप, इसीलिए कह रहा हूँ पार्ट 1 एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सेकेंड का सिंबल दिया गया है आपको, मिनट का सिंबल 1 है ना, मिनट का सिंबल 1, डिग्री को बनाते ही आ रहे हैं, ये हो गया डिग्री का। तो ये आपका कौन सा सिंबल है, ये दिया गया है सेकेंड का सिंबल इसमें, है ना। ये कौन सा सिंबल दिया गया है, सेकेंड का सिंबल दिया गया है। ठीक, तो मतलब आपका जो पैरेलैक्स एंगल है, मतलब थीटा दिया गया है 1920 सेकेंड में। और इसके बाद द डी, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, डिस्टेंस भी दी गई है। ठीक, डी इज इक्वल टू, ये दी गई है, जो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, डी आपको ये दिया गया है, ये हो गई आपकी डी। अब देखो डी भी डी ये है, डी फार्मूला क्या होता है आपका, बार बार आप रटते आ रहे हैं, फार्मूला क्या होता है आपका, डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा, और थीटा किसमें, रेडियन में, है ना। थीटा किसमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थीटा आपका रेडियन में होगा।
अब इसमें बी आपको पता है, बी आपको निकालना है, ठीक है, बी आपको निकालना है। आप चाहें तो डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा को आपको निकालना है बी, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू थीटा। डिस्टेंस हम रख देंगे, मीटर में है डिस्टेंस तो हम रख देंगे, और मीटर में नहीं होगी तो मीटर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपको जो ये पैरेलैक्स एंगल जो दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको 1920 सेकेंड में। अब सेकेंड को एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, ठीक है। तो और कैसे इनको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ये सब हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो इस चैप्टर का पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है। और आप सब में निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। ये वैल्यू दी गई है, ठीक है, मतलब 1 डिग्री में हमने 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, इतना। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं कि क्या था, 180 डिग्री बाई पाई इज इक्वल टू रेडियन, है ना। रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई अपॉन पाई। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है। एंगल जो आपको दिया गया है वो यहाँ पे रख देंगे और आपकी रेडियन की वैल्यू निकल आएगी डिग्री, ठीक है। डिग्री में जो एंगल दिया गया होगा आपको तो वो आप इधर रख देंगे और आपकी निकल आएगी। वैसे अभी मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, आप निकाल सकते हैं जब फॉर्मूले में रखेंगे। आप लोग अपना एक रफ पेज लेकर के उसमें पहले निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं जब आप निकालेंगे। और आपको मैंने ये भी बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। उसके बाद 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। तो जो आपका इसमें निकला है, जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं ये भी निकल आएगा, ठीक है। जिनको दिक्कत होती है निकालने में तो वो डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन, 1 मिनट में कितने रेडियन और 1 सेकंड में कितने रेडियन, ठीक है। अब यहाँ हमें एंगल दिया गया है सेकंड में, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन, 1 सेकंड में इतने रेडियन 4.85, ठीक है। अब ये 2 मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू जो इसकी आती है सॉल्व करने में वो आती है 4.847 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, लेकिन हम इसको 4.847 को राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये हो जाता है 4.85, ठीक है। राउंड ऑफ करके मैंने शॉर्ट में करके ये लिख दिया है, ठीक। तो ये 4.85 को हम, ठीक है, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। आपको सेकंड में दिया गया। अब 1 सेकंड में 4 इतने रेडियन होते हैं, ठीक है। तो 1920 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो एंगल हो जाएगा वो किस में बदल जाएगा, रेडियन में। ये देखिए आ गया आंसर रेडियन में, ठीक है। अब ये चेंज करने के लिए ये 1 डिग्री में कितने रेडियन है, 1 मिनट में कितने रेडियन है, 1 सेकंड में कितने रेडियन है, तो डिग्री मिनट सेकंड का आपस में रिलेशन और वो रेडियन में कन्वर्ट करने वाला वो इक्वेशन आपको याद होना चाहिए कि 1 आवर इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया जाता है आपको ये इस तरह से, क्या कि 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो आप कोई भी रिलेशन, ये रिलेशन जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। इसी रिलेशन से और इनके आप 1 डिग्री में कितने मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, इससे आप ये निकाल पाएंगे, ठीक है, चेंज करने के लिए। इसी मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसमें कौन सा, प्लेन एंगल वाला, ठीक है। और जो मैथ के बच्चे हैं वो तो पढ़ेंगे ही, तो उन्हें के लिए आसान होगा ज़्यादा, ठीक है। तो बस हमें एंगल रेडियन में मिल गया। अब डायरेक्टली फार्मूले में रख देंगे, डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा, इसमें बी निकालना है तो बी इज इक्वल टू डी थीटा। अब डिस्टेंस जो है वो हमें ऑलरेडी मीटर में दी गई है और जो थीटा है वो हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब रेडियन, तो ये थीटा हमारा ये दिया किया गया है, डिस्टेंस ये डायरेक्टली फॉर्मूले में रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो अभी हमने ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा लेंथ, ठीक है, लेंथ को मेज़र कर रहे थे तो डायरेक्ट मेथड्स हमने पढ़े, ठीक है। फॉर मेज़रमेंट ऑफ लेंथ हमने डायरेक्ट मेथड्स देखे कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम मेज़र कर लें। फिर हमने देखा इनडायरेक्ट मेथड, है ना। इनडायरेक्ट मेथड में हमने सबसे पहले देखा कि फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है,
काफ़ी दूर की डिस्टेंसेस, काफ़ी दूर की लेंथ को नापने के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना। अब हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, ठीक है, छोटी डिस्टेंसेस, ठीक है। ठीक है, जैसे अब हम साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल का साइज निकाल सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। लेकिन साइज निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल का, लेकिन सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स का जिनका साइज बड़ा होता है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स जिनका साइज बड़ा होता है, मॉलिक्यूल्स वैसे आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। तो इनके मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उनका हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते। हम जो वो मॉलिक्यूल्स जो साइज में बड़े होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स की कंपैरिजन में, ठीक है, तो उनका निकाल सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल, ऑयलिक एसिड, ठीक है, ये स्पेलिंग आपकी गलत लिखी है, ऑलिक एसिड, ठीक है। तो इनका हम निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स का साइज बाकी जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके मॉलिक्यूल्स के साइज से बड़ा होता है। तो इस मेथड से हम निकाल सकते हैं इनका, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का साइज नापने की टेक्निक हम लोग देखते हैं कि कौन सा मेथड है, ठीक है। तो आपकी बुक में जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि वो लोग पहले ऑयल ड्रॉप जो भी है आपका ड्रॉप, तो उसको अल्कोहल में मिक्स करना है, उसके बाद फिर इसको पानी में मिलाना है, और अल्कोहल को तो ऐसे भी एपरेट हो जाना है। क्या करना है आपको कि ये ऑयल जो आपका ऑयल है उसे पानी में डालना है, और ये इतना कम डालना है, इतना कम कि वो ढंग से पूरे पानी में स्प्रेड भी ना हो पाए, ठीक है, ढंग से पानी में स्प्रेड ना हो पाए, हमें बहुत कम डालना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, जैसे ये हो गया कंटेनर, ठीक। तो ये है ना, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखे। हो। हाँ, अब ठीक है। तो देखिए ये हो गया ठीक, ठीक है। तो हमने इतना कम डाला है, ये नीचे पानी भरा है, तो ये है हमारी ऑयल की वो जो हमने ड्रॉप डाली है। तो और इसमें इतना कम हमने डाला है कि इसमें इसकी पूरी जो थिकनेस है इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आ पाए, है ना, इसकी पूरी थिकनेस में एक ही मॉलिक्यूल आ पाएगा। तो अब इसका हम लोग ऊपर से एरिया निकाल सकते हैं, है ना, और इधर से एक इसका थिकनेस निकालेंगे, और थिकनेस निकालने का मतलब क्या है कि हम इसका साइज निकाल सकते हैं, है ना। थिकनेस मतलब क्या है, हम इसका इस मॉलिक्यूल का साइज निकाल लें, ठीक है। इतना समझ में आया? तो और फॉर्मूला हम जानते हैं कि V मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। अब थिकनेस भी हम निकाल लेंगे, मतलब, और एरिया और V वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका आप देख लीजिए, है ना, इसका दूसरा तरीका देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी हमने बी कर लिया, उसमें पानी डाला, सॉरी पानी नहीं, यही अपनी ऑयल या जो भी है ऑलिक एसिड जो हमने लिया है उसको डाला, और फिर से वही बात, उतना कम डालना है कि ढंग से पानी में स्प्रेड ना हो पाए, और ऐसा रहेगा, है ना, ये रहेगा। उसका ऊपर से रेडियस होगी कुछ, है ना, उसका ऊपर से हम एरिया निकाल सकते हैं, थिकनेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए, ठीक है, मान लो तुमने 10 ड्रॉप डाला, है ना, मान लो तुमने 10 बूंद ड्रॉप डाला है उसका जो भी लिया था तुमने ऑयल या ऑयलिक एसिड का जो भी, ठीक है। तो वो उसकी मान लो 10 ड्रॉप तुमने डाली, है ना, ये जो तुम्हारा पानी है इसमें 10 बूंदें हैं, है ना, 10 ड्रॉप हैं तुम्हारी ऑलिव ऑयल की, ठीक। और फिर एक ड्रॉप की तुमको अगर रेडियस दी गई है ना, एक ड्रॉप की रेडियस दी गई है, एक ड्रॉप की रेडियस दी गई है, और ये ड्रॉप आपकी स्फेरिकल शेप में होती है, ये तो आपको पता है ना। तो मतलब इसकी रेडियस दी गई है। अब ये बताइए कि आप अपनी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि स्फेयर है ना, स्फेयर में वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर में, 4/3, ये लिखा है, ठीक है, ये 4/3 पाई r क्यूब इंटू
इंटू सॉरी ये हमें बाद में करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³ है ना। अब अगर हमको रेडियस पता चल जाएगी तो हम वो जो एक ड्रॉप डाली है ना, एक ड्रॉप डाली है तो उसका वॉल्यूम हमें पता चल गया। अब हमने कितनी बूंदें डाली हैं टोटल 10 बूंद। हमें एक ड्रॉप की रेडियस पता है और उसका एक ड्रॉप का हमें वॉल्यूम पता चल गया है ना। ये जो हमने ड्रॉप डाली है, ड्रॉप तो स्फेरिकल शेप में होती है ना, तो उसकी रेडियस पता है। तो रेडियस पता है, इसका मतलब हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला 4/3 πr³। तो एक बूंद का हमें वॉल्यूम पता चल गया। अब हमने डाली हैं 10 बूंदें, तो जो उसका एक ड्रॉप का वॉल्यूम है उसका वो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, मतलब v इज इक्वल टू 4/3 πr³ इंटू 10, है ना। 10 ड्रॉप या जितने भी आप नंबर डालते हैं, जितनी बूंदें आपने डाली, मान लो आपने 12 बूंद डाली 15, तो मल्टीप्लाई बाई 15, ये हो गया, ठीक। और अभी हमने आपको ऊपर ये फार्मूला भी बताया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस है, और थिकनेस निकालना मतलब हम लोग उसका मॉलिक्यूलर साइज निकाल रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ इसी को फार्मूले में रख देना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, और वॉल्यूम हमें पता है, एरिया हमें निकाल लेंगे। इसके बाद थिकनेस जो हमें निकालना है, ठीक है, एरिया हम लोग निकाल लेंगे, बचा सिर्फ थिकनेस। तो थिकनेस इज इक्वल टू 4/3 πr³ इंटू 10, और उसको एरिया से जब डिवाइड कर देंगे तो आपकी आ जाएगी थिकनेस निकालने का मतलब हम लोग क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में तो अभी भी आ गया होगा आपको। तो देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। तो अभी जो हमने फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, ठीक है, बाय इनडायरेक्ट मेथड जो हमने देखा, तो उसी से रिलेटेड अभी हम ये क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, द रेडियस ऑफ अमोनिक हाइड्रोजन एटम इज 2.5 इतना, व्हाट इज़ द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर³, ठीक है। तो हमें टोटल एटॉमिक वॉल्यूम निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा कि एक बास्केट में 10 बनाना रखे हैं, एक बास्केट में 10 बनाना रखे हुए हैं, और एक बनाना, ठीक है, 10 ग्राम का है, एक बनाना 10 ग्राम का है। तो अगर हम आपसे पूछें कि तो आपके 10 जो बनाना इसमें रखे हैं तो उनका वज़न कितना होगा, ठीक है, या हम कहते हैं कि एक बनाना आपका 5 ग्राम का है या 2 ग्राम का है, ठीक है। और आपसे पूछ लें कि इस बास्केट में 10 बनाना रखे हुए हैं, तो इसमें वो जो बास्केट में जितने टोटल बनाना रखे हुए हैं तो इनका तुम वेट बताओ, तो कितना बताओगे, क्या बताओगे, ठीक है। एक बनाना का 2 ग्राम है तो 2, और जितने टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल वेट इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक इसका 2 ग्राम है और टोटल इसमें जितने केले होंगे, मतलब 10 केले थे तो 2 इंटू 10 20 ग्राम इस का टोटल वेट आ जाएगा। बस सेम इसी कंसेप्ट पे अब हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं ना, क्वेश्चन में तो केला कहाँ है, बास्केट कहाँ है, ये सब तो है नहीं, है ना। लेकिन अभी जो आप कंसेप्ट समझे उसी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये बताइए, ठीक है, पहले तो ये बताइए, वॉल्यूम ऑफ वन एटम आपको दिया गया है ना। वॉल्यूम ऑफ वन एटम आपको क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है 4/3 πr³, है ना, इतना आपको पता है। और रेडियस भी आपको साथ में दी गई है, तो बस रेडियस ही तो चाहिए होगी। 4/3 पाई की वैल्यू आपको पता है, और आर आपको दी गई है, इसका क्यूब कर देंगे, ठीक। तो आपका वॉल्यूम ऑफ वन एटम निकल आएगा, मतलब एक एटम का इतना वॉल्यूम है। अब नंबर ऑफ एटम्स इन अ मोल, अब नंबर तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये तो लिखा हुआ है कि आमोल, क्या लिखा हुआ है, आमोल। आमोल मतलब 1 मोल, और 1 मोल में अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कितने क्वांटिटी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, है ना, इतनी क्वांटिटी होती है। तो आपको एक एटम का वॉल्यूम पता है, और आपको ये भी पता है कि टोटल कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं। तो अगर आपसे टोटल एटॉमिक वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा, तो अभी केले के हिसाब से हमने क्या बताया कि जो आपको एक इसका वेट था, अब यहाँ पे वॉल्यूम है तो एक इसका वॉल्यूम जो है तो वो रखना होगा 4/3 πr³,
और मल्टीप्लाई उसमें जितने हैं टोटल में कितने हैं, तो ये एवोगाड्रो नंबर रख देंगे, मतलब जो ये 6.023 एक मोल में जितने आपके आइटम्स हैं ये रख देंगे, तो 10⁻23 है ना। तो इतना टोटल वॉल्यूम आपका आ जाएगा, है ना। तो बस निकाल लेंगे, सब कुछ तो आपको दिया ही है। v = 4/3πr³ रेडियस आपको क्वेश्चन में दी गई है, ये है रेडियस आपकी, और इसके बाद नंबर आपका ये दिया गया है। सॉल्व हो गया, ठीक। तो कुछ नहीं था ये क्वेश्चन, और इससे हट के था, बस थोड़ा कंसेप्चुअल था, है ना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मेन ये क्वेश्चन है और इसमें हमारी वो टेक्निक यूज़ होगी। अ ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल ऑफ रेडियस, वैसे ये क्वेश्चन इसमें रखना नहीं चाहिए था, लेकिन समथिंग वो उसी से रिलेटेड है, वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूलर साइज, तो इसमें रख दिया है क्योंकि क्वेश्चन तो अच्छा है ना, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है वो, ठीक है। और एनसीईआरटी में शायद है भी नहीं, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है एसएल अरोगा की बुक का ऐसा है। चलिए ठीक है, सॉल्व कर लिया, मेन आप समझ गए कैसे करना है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो हमारा उससे रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद आपकी एनसीईआरटी में भी है, देख लीजिएगा, मुझे अब इतना याद नहीं है, शायद आपकी एनसीईआरटी में होगा। अ ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल ऑफ रेडियस, ठीक। ये ड्रॉप ऑफ जो हमने एक ऑलिव ऑयल की ड्रॉप डाली उसकी रेडियस दी गई है, ठीक है। वो स्प्रेड होती है, ठीक है, फैलती है, सर्कुलर फिल्म है, वो तो आपको पता है, सर्कुलर फिल्म में हम सर्कुलर फिल्म में ही तो फैल रहा है, ठीक। ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, हमें इसकी रेडियस दी गई है। अब डायग्राम याद कीजिए, ये सही है, ये बस बिल्कुल सेम उसी जो अभी हमने पढ़ाया आपको, पूरा उसी पे अच्छे से बेस्ड, ठीक है। तो ये हो गया, आप कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए, ठीक। तो रेडियस आपको क्वेश्चन में दी गई है ना। ये आपकी सर्कुलर फिल्म में बनी है, वाटर सरफेस, अब ये पानी है आपका नीचे, ठीक है, पानी के ऊपर है ये, और इसकी रेडियस आपको दी गई है। एस्टिमेट द मॉलिकुलर साइज, मतलब यही थिकनेस आपको निकालनी है। मॉलिकुलर साइज निकालने को कहा है क्वेश्चन में, लेकिन अगर हम थिकनेस निकाल लेंगे तो मॉलिक्यूल का साइज नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी मतलब हमें इसमें क्या निकालना है, थिकनेस निकालना है, अभी समझाया था। थिकनेस मतलब मॉलिकुलर साइज, अगर हम थिकनेस निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, मॉलिकुलर साइज निकालना है। चलो भाई निकालते हैं, कैसे। रेडियस हमें दी गई है ये, ठीक। एक ड्रॉप डाली है हमने, टोटल ड्रॉप जो हमने डाली है, एक ड्रॉप डाली है हमने इसमें, उसमें हमने आपको 10 ड्रॉपें बताई थी कि अगर हम 10 ड्रॉप डालते हैं, यहाँ पे एक ही ड्रॉप डाली गई है, ठीक है, और उसी का रेडियस दिया गया है। और वॉल्यूम ऑफ ऑयल का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो हमने डाली है वो स्फेरिकल शेप में थी जब हमने डाल रहे थे, तो उसका फार्मूला, ठीक है, 4/3πr³ लिखा हुआ है, ठीक। अब इसके बाद रेडियस = 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर किसका है, ये जो है दो चीज़ें, ये जो ड्रॉप हम डाल रहे थे ये उसके लिए पानी में गिरने के पहले जब हम डाल रहे थे, गिरते समय, ठीक है, तब वो स्फेयर शेप में थी, तब की ये आपकी ये दिया गया है वॉल्यूम ऑफ ऑयल, और निकालने के लिए रेडियस, ठीक। और जब उसमें पानी के ऊपर गिर गई, तब जो अभी हमने आपको डायग्राम बना के दिखाया, ये तो उसके लिए रेडियस ये दी गई है, और एरिया का फॉर्मूला हमें पता है πr², तो यहाँ से आपका इसका एरिया निकल आएगा, और निकालना है हमें थिकनेस। बस अब क्या करना है, सीधे वही फार्मूले में रख देना है, क्या, v = a/t, ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको, v = a/t। अब a/t एरिया हमने अभी निकाला, फिल्म मतलब जब पानी के ऊपर गिरी थी, तो ऊपर के लिए आर हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो इससे हम लोग एरिया, रेडियस दी गई 10 सेंटीमीटर, एरिया का फार्मूला रखेंगे πr², तो ऊपर का एरिया आ जाएगा, और थिकनेस हमें निकालना है क्वेश्चन में। और वॉल्यूम जो है, तो जो बूंद जो ऊपर गिरी है वही तो उतनी तो नीचे गिरी है, बीच में कहीं वेस्ट तो ही नहीं है, तो जो हमने ऊपर ड्रॉप डाली थी वॉल्यूम तो सेम रहेगा, पानी में गिरने के बाद भी उसका वॉल्यूम वही रहेगा जितना डालते वक्त था, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो यही वॉल्यूम रख देंगे, क्या, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डालते समय स्फेरिकल शेप में थी,
तो रख दिया हमने। अब इसमें सिर्फ रेडियस चाहिए, रेडियस भी आपको क्वेश्चन में दी गई है बस। तो आपका वॉल्यूम निकल आया, है ना, वॉल्यूम निकल आया आपका, वॉल्यूम निकल आया, एरिया निकल आया, थिकनेस निकालनी है तो वॉल्यूम हमें पता है, एरिया पता है, थिकनेस निकाल देंगे। थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। अब डायरेक्ट फार्मूले में रख दें, थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ये अपॉन एरिया, बस रख देंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। टी इज इक्वल टू, और एक चीज़ और देख लीजिए कि जब आपका आंसर आ जाएगा तो लास्ट में ये हम लोग इस तरह से थ्योरेटिकल में लाइन लिख देंगे, अज्यूमिंग दैट फिल्म हैज़ 1 मॉलिक्यूलर थिकनेस देन मॉलिक्यूलर। ठीक है, यही चीज़ है, यही चीज़ है जो हम क्वेश्चन में शुरुआत में जो बता रहे थे कि आप अभी फिर से यही डायग्राम बनाते हैं, ये ठीक, ये ठीक पानी के ऊपर है ना, पानी के ऊपर है। तो यही जो लाइन हमने अभी आपको बताया था कि उसका वो एरिया होगा और थिकनेस होगा, और थिकनेस में एक ही मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसकी थिकनेस निकालते हैं तो इसका मतलब हम इसका मॉलिक्यूलर साइज निकाल रहे हैं। तो बस लास्ट में यही थ्योरी में लिख देना है लाइन एक, क्या कि अज्यूमिंग दैट द जो हमने ये सर्कुलर फिल्म जो बनी है तो इसमें जो मॉलिक्यूलर थिकनेस है वही मॉलिक्यूलर साइज के बराबर है। मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर साइज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम थिकनेस निकाल लें तो हमारा मॉलिक्यूलर साइज आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, और बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत आसानी से हो जाएंगे। बस थोड़ा सा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो, और ये बहुत ही आसानी से। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब ख़त्म होने वाला है बस। मेज़रमेंट, लेंथ को मेज़र करने के लिए डायरेक्ट मेथड पढ़ लिए, डायरेक्ट मेथड के बाद इनडायरेक्ट मेथड पढ़े। इनडायरेक्ट मेथड में दो इसमें हमने पढ़ा, एक इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, इसके बाद फिर हमने पढ़ा इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, है ना। तो इतना हमने पढ़ लिया, और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक, तो ये वो जो अभी हमने पढ़ लिए वो तो ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, लेंथ को मेज़र करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, यही पूछना चाह रहे होंगे आप लोग कि भाई ये प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती हैं। अभी हमने एसआई यूनिट्स तो पढ़ा, प्रैक्टिकल यूनिट्स आपकी नॉन एसआई यूनिट्स होती हैं। ठीक है, नॉन एसआई यूनिट्स होती हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फॉर कन्वीनियंट ऑफ मेजरिंग। ठीक है, ये नॉन एसआई यूनिट्स होती हैं और इनकी हमें ज़रूरत अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पड़ती है फॉर मेजरिंग। ठीक है, मेज़रमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है इन यूनिट्स की, और ये नॉन एसआई होती हैं, नॉन एसआई यूनिट्स होती हैं। ठीक, लेकिन कन्वीनियंट के लिए हम इन्हें भी यूज़ करते हैं, तो इनको हम कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। अब जैसे ये मान लीजिए कि हमको यहाँ से सन तक की दूरी मेज़र करनी है। ठीक है, सन तक की दूरी मेज़र करनी है, तो इसके लिए अगर हम मीटर का, किलोमीटर, अगर हम ऐसी यूनिट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसी यूनिट्स का यूज़ करते हैं तो कितनी बड़ी वैल्यू आएगी। यहाँ से सन क्या ज़रा सी दूर है, तो ऐसी इतनी दूर की डिस्टेंस, तो यहाँ पर अगर हम कोई एक कंपैरिजन सेट कर लें, ठीक है, कोई एक कंपैरिजन सेट कर लें कि इतनी एक वहाँ से सन से लाइट आने तक की यूनिट का अगर हम कुछ नाम दे दें और उसके टर्म्स में फिर हम लोग अगर डिस्टेंस मेज़र करें तो हमारे लिए आसान होगा, है ना, आसान होगा। तो इसको हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि हमें यहाँ से कोई सामने एक टेबल रखी है ना, तो यहाँ पर हम जैसे बोल दें कि ये एक हाथ में ज़रा ये रखी है, अरे दो हाथ आगे बढ़ो तो आगे ये टेबल रखी है ना। अगर हम बोलें कि कभी कभी आपके फादर भी बोल देते होंगे कि 2 कदम आगे बढ़ जाओ, 2 कदम, है ना, तो क्या कदम कोई यूनिट है? कदम कोई एसआई यूनिट है क्या? नहीं, है ना, कदम एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन इसको हम तब भी यूज़ करते हैं फॉर कन्वीनियंट, है ना। सब तो इंसान की कन्वीनियंट की जैसी सुविधा होगी भाई, इंसान करता तो वही है जो हमको सुविधा होगी। हम सुबह 5 बजे नहीं उठ पाएंगे, हमें सुविधा नहीं होती है ना। तो
सुविधा के लिए कुछ लोग इसका यूनिट करते हैं, जैसे 2 हाथ दूर पेन रखा है उठा दो, है ना। जनरली हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ कर लेते हैं ऐसे वर्ड, है ना। तो ये क्या कोई यूनिट है क्या कि 2 हाथ, है ना, 2 कदम आगे बढ़ो बस वही है ना, चौरा। तो क्या 2 कदम कोई ऐसा यूनिट है? नहीं, लेकिन तभी हम इसे यूज़ करते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे, ठीक है, आइडिया लग गया होगा आपको। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं, है ना, प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो इसमें हम लोग मेन कुछ प्रैक्टिकल यूनिट देखेंगे। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट देख लेते हैं लेंथ की, जैसे, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। तो फेर्मी, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन। अब ये सब एसआई यूनिट तो नहीं है, लेकिन लोग तब भी इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। अब स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हम लोगों ने देखा, तो ये है ना 1 फर्मी, और 1 फर्मी में आपके 10⁻⁻15 मीटर होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर होते हैं, ठीक। फिर एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम में इतने मीटर होते हैं। नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। अब हमने यहाँ पे सिर्फ मीटर से क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि मीटर एसआई यूनिट होती है, इसलिए मीटर से इसका रिलेशन हमें बताना ज़रूरी है। और ये नॉन एसआई यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है। माइक्रोन में, 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। तो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हमने देख लिया। अब प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। तो इसके लिए अब देखते हैं। अब ये बताइए, यहाँ से सन, यहाँ से जो ये अर्थ है, ठीक है, हम कौन से प्लेनेट में रहते हैं? अर्थ। तो अर्थ से जो सन तक की डिस्टेंस होती है, जो ये सन तक की डिस्टेंस होती है, अब एग्जैक्ट डिस्टेंस तो कोई बता नहीं सकता, तो एवरेज डिस्टेंस जो होती है अर्थ से सन के बीच में, इसी को कहते हैं 1 AU, या बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब अगर हम बोल दें कि अर्थ और सन के बीच की दूरी का डबल, मान लो जुपिटर और सन के बीच में डिस्टेंस है, समझ में आया? कि मतलब अर्थ और सन के बीच में जितनी दूरी है, उसकी जस्ट डबल जुपिटर से सन के बीच में है। तो आप क्या करेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है मान लीजिए आपकी अर्थ और सन के बीच में, तो डबल है तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगी जुपिटर और सन के बीच में, है ना। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब ये एसआई यूनिट तो हम इसे नहीं कहेंगे ना, ये एसआई यूनिट तो है नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट है, मेज़र करने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट है। तो एसआई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं ये भी आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि इनमें आपको तीनों में की वैल्यू याद करनी है कि 1 लाइट ईयर में और इसमें 1 पास्कल में कितने मीटर होते हैं, ये आपको याद करना होगा। ओके, मीटर के टर्म्स में आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मीटर आपकी एसआई यूनिट है ना। तो फंडामेंटल एसआई यूनिट है, सॉरी, फंडामेंटल एसआई यूनिट तो है ही है, साथ में फंडामेंटल एसआई यूनिट है ना, मीटर आपकी लेंथ के लिए। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप समझ गए। और लाइट ईयर क्या होता है करते हैं, लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट ईयर क्या है? डिफाइंड एज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, ठीक है। 1 साल में जितनी लाइट ट्रैवल करती है सन से अर्थ तक, एक बार फिर से सुन लीजिए, जितना, ठीक है, जितनी डिस्टेंस, ठीक है, 1 साल में लाइट कवर करती है सन से अर्थ तक में, उसको हम लोग कहते हैं 1 लाइट ईयर, है ना। ये सिंपली कहते हैं कि जितनी डिस्टेंस कवर करती है लाइट 1 साल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर, है ना। अब 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक। अब ये मेन पार्सेक क्या है? पार्सेक क्या है? अच्छा, ये जो 1 लाइट ईयर की आपको मीटर में वैल्यू दी गई है, ये आप निकाल भी सकते हैं। कैसे? आपको ये पता है कि वैक्यूम में, है ना, लाइट की स्पीड क्या होती है? तो 1 साल की बात कर रहे हैं और आपको सेकंड में दिया जाता है, मीटर पर सेकंड, है ना। तो सेकंड में दिया जाता है, तो सेकंड को पहले हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे, और फिर घंटे को हम लोग 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो एक दिन की बात हो गई। अब और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे इतने को, तो आपका 1 लाइट ईयर की वैल्यू आती है। समझ में आ रहा है ना? 1 लाइट ईयर कितना बड़ी यूनिट है, कितनी बड़ी यूनिट है ना।
तो लाइट ईयर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट ईयर क्या है, एक साल में जितनी डिस्टेंस लाइट कवर करती है उसी को हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। देखते हैं पार्सेक क्या है। पार्सेक डिफिनेशन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में नहीं आना है आपको। बस आपको ये याद कर लीजिएगा कि एक पार्सेक में कितने मीटर होते हैं, ओके। और इसमें कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं, और एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती हैं। तो ठीक है, ये पढ़ लेंगे आप। हो। ठीक। अब ये पार्सेक एक्चुअली में होता क्या है, ये देखने के लिए देखिए डायग्राम। ठीक, साफ कर दो। ठीक, तो ये है हमारा सन। ठीक, और ये है अर्थ। अर्थ हमारा सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है। ठीक, और सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। अब हम किसी स्टार में पहुंच गए। ठीक, ये कोई स्टार है, तो इधर साइड ये हमारी अर्थ, और यहाँ से सन को देखें तो ये हमारा सन। ठीक, और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब अगर हम इस स्टार में हैं और इसको एक बड़ा सा सर्कल एज्यूम कर लें इस तरह से, है ना, ये हो गया सर्कल, और ये आपका स्टार जो है ये आपका सेंटर है। इसको सेंटर मान के अगर हम एक बड़ा सा सर्कल एज्यूम कर लें तो ये बताइए कि क्या ये आपकी स्टार से सन के बीच की जो दूरी है ये रेडियस नहीं हो गई? ये रेडियस नहीं हो गई। और सर्कल से हम जानते हैं कि सेंटर से रेडियस हो गया, है ना, और बीच में इसके जो एंगल बन रहा है ना, इसको जूम कर लेते हैं कि जो एंगल बन रहा है 1 सेकेंड बन रहा है, एंगल ऑफ सेकेंड बन रहा है। अब ये एंगल ऑफ सेकेंड क्या है, ये मैं बार बार आपको पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 1 में भी और अभी पार्ट 2 में भी इसकी चीज़ आई है। तो 1 सेकेंड, 1 एंगल ऑफ सेकेंड बन रहा है, इतना छोटा एंगल बन रहा है। अब ये इतना बड़ा सा सर्कल है कि इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ से जो अर्थ को देख रहे हैं, तो इतना छोटा एंगल बन रहा है कि ये मात्र 1 सेकेंड है। और 1 सेकेंड कितना एंगल, छोटा एंगल होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो आप सर्कल से ये फार्मूला नहीं जानते कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। और यहाँ पे थीटा आपको 1 सेकेंड दिया गया है, और इसके बाद आपको एल जो है, ठीक है, तो ये जो सेकेंड में दिया गया इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। और ये आपको एल आपको आर्क ये आपका आर्क। ठीक, तो आर्क आपको दिया गया है कितना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और रेडियस आपको निकालना है, तो ये रेडियस ही आपकी पार्सेक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी 1 पार्सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको मेन ये समझ में आया कि पार्सेक कितनी बड़ी यूनिट है। ठीक है, पार्सेक कितनी बड़ी यूनिट है। इनफैक्ट पार्सेक जो है वो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है साइंस में, पूरी साइंस में, अब तक की पूरी साइंस में सबसे लार्जेस्ट यूनिट है पार्सेक। अभी बताओ, इतना बड़ा सर्कल है कि सिर्फ एक सेकेंड, एंगल ऑफ सेकेंड, इतना छोटा एंगल होता है ना, कि ये बताइए पूरे एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है ना, 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब एक डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, है ना। मतलब 360 डिवाइड बाई 60 एंड देन अगेन डिवाइड बाई 60, मतलब 360 डिवाइड बाई 60, और फिर से उसको जब आएगा तो इसको एक बार और डिवाइड बाई 60। इतना छोटा आपका एंगल है ये। ठीक, इतना छोटा एंगल बना रहा है, इतना छोटा अगर ये एंगल बना रहा है तो, और आपको एल पता है, तो इसकी रेडियस कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी रेडियस होगी, है ना। आप खुद इमेजिन कर लीजिए, है ना। एल आपको पता है, एंगल भी पता चल गया आपको, पता है, और रेडियस आप निकाल लेंगे। तो दिस रेडियस इज़ नथिंग बट इट इज़ 1 पार्सेक। और 1 पार्सेक की यूनिट आपको मीटर के टर्म्स में लिखी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के टर्म्स में भी लिखी है, लाइट ईयर के टर्म्स में भी लिखी है। ये आप लोग याद कर लेंगे। और वैसे भी ये समझने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में मेन आपको बस इतना अगर आप रट लेते हैं, डिफिनेशन पूछेगा नहीं, आप अगर इतना भी रट लेते हैं, लेकिन ये समझा दिया। नहीं तो अगर आप बस इतना ही रट लेते हैं तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है ना। डिफिनेशन इसकी नहीं आती हैं, बस इसकी वैल्यू आपको याद करनी होगी। अगर आप चाहें तो वॉल्यूम याद कर लें, नहीं तो मैंने आपको समझा दिया है। जो समझ सकते हैं तो वो समझ के कर लें।